अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ना आपको नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा। नेटवर्किंग का एक तरीके से क्रैश कोर्स है। हम स्टार्ट लेंगे ओएसआई मॉडल से। ठीक है। ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या था। ठीक है, टीसीपी मॉडल क्या था। और फिर हम देखेंगे कि फिर हम देखते हैं कि किस तरह हमारा राउटर जो है, हम राउटर से लेकर इंटरनेट तक किस तरह कनेक्टेड है। सबनेट्स क्या हैं। ठीक है, सबनेट्स किस तरह बात कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, क्या है। और ओवरऑल डेवऑप्स के लिए जो एसेंशियल आपको नेटवर्किंग का पता होना चाहिए ना, वो देखेंगे। सबसे पहले ओएसआई की बात कर लेते हैं। ओएसआई यार देखो, सबसे पहले ना ये कोई C1980s वगैरह की बात है। जब ये जंग शंग हो रही थी ना अमेरिका की, तो एक स्टडी हुई जिस तरह, और उन्होंने ना ओएसआई मॉडल बताया। ये 7 लेयर का मॉडल था। इसमें यह था कि पहले एक एप्लीकेशन लेयर होगी। ठीक है, HTTP की रिक्वेस्ट जाएगी, FTP मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर वो उसको हम वेरीफाई करेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर होगी, सेशन लेयर होगी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, इस तरह की लेयर्स होंगी। इसमें से डाटा ट्रांसफ़र होगा। ये ओएसआई मॉडल ने ना एक स्टडी पेश की। जब ये पेश की ना, उसी साल या उसी के आसपास ना टीसीपी आईपी मॉडल जो है ना, वो दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यानी कि फ़ौज बना रही थी। फ़ौज क्यों बना रही थी? फ़ौज इसलिए बना रही थी कि रशिया से बचना चाह रही थी, रशिया के पास हमारा डाटा ना जाए। और फ़ौज ने फिर राउटर्स और ये सोचा कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस दें, कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अलग-अलग हो, ताकि डिसेंट्रलाइज्ड हो, ताकि उनको हमारा डाटा हमारे उन तक ना पहुँचे, डिफरेंट राउटर से होकर डाटा गुजरे। उन्होंने भी ओएसआई मॉडल को ही अप्लाई किया, लेकिन ओएसआई में 7 लेयर्स थी, उसमें 4 लेयर है। मतलब उन्होंने उन्हीं लेयर्स को मर्ज कर दिया था। तो ये एक नेटवर्किंग की बेसिक स्टार्ट है कि यार इस तरह नेटवर्क जो है ना शुरू हुआ था। टीसीपी आईपी जो थे। अब टीसीपी आईपी वर्क किस तरह करती थी, समझ लो। अब आपका एक पीसी है, ठीक है, उसमें 192.168 कोई आपकी आईपी होगी ना। अब आपने उसको ना गूगल पे रिक्वेस्ट की, गूगल आपने लिखा, google.com लिखा, और आपने उस पर रिक्वेस्ट की। समझ लो, मैं इधर ना google.com आपने लिखा और आपने रिक्वेस्ट कर दी। अब गूगल का जो डीएनएस है, google.com पे आपने रिक्वेस्ट की। अब आपको ना, जो आपका है ना राउटर, यानी कि जो आपका आईएसपी प्रोवाइडर है, वो आपकी आईपी के आगे ना, फॉर इंस्टेंस आपकी आईपी है 192.168.10.1, कुछ इस तरह ही होती है ना। अब आपका आईएसपी किस तरह आपको आगे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, आपकी सेंड करेगा कोई पोर्ट जो कि अभी उस आईएसपी पे फ्री है। उसको वो आपकी आईपी के साथ जोड़ के रिक्वेस्ट भेजेगा google.com पे। ठीक है, अब राउटर क्या करेगा? अब ये राउटर को ये आपकी बात पहुंचेगी कि अब आपको राउटर जो है ना, वो ये करेगा कि ये जो 192.1368, ये जो भी है ना 168 था, इसको ना आपके आईएसपी की आईपी से बदल देगा। आपकी आईएसपी की आईडी की, आईएसपी किसको कहते हैं? जिससे आपने नेट लिया हुआ, पीटीसीएल से लिया हुआ, या जिस मर्जी बंदे से आपने नेट लिया हुआ है ना, आपकी उससे आईपी बदल देगा। ठीक है, समझ लो ये आईपी जो है वो अब बदल देगा, वो मतलब 172 पॉइंट जो भी उसकी आईपी है पीटीसीएल की, उससे ये बदलेगा। और आगे ना आपको एक पोर्ट अलॉट कर देगा कि यार ये पोर्ट जो है ना, ठीक है, इसमें ये होता है कि अब आपको ना पब्लिक आईपी, जो आपकी असल थी ना पीटीसीएल की, वो आपको अलॉट हुई, और उसमें जो है ना आपको यूनिक पोर्ट दे दिया। अब ये रिक्वेस्ट जो है ना गूगल पे जा रही है। अब आपको समझ आई कि आप इंटरनेट पे किस तरह वर्नरेबल होते हो, यानी कि अगर आपको किसी ने पहचानना है तो वो किस तरह पहचान लेता है कि यार पाकिस्तान से है, यार ये किसी और मुल्क से है, किस तरह पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी रिक्वेस्ट है 192.168 से नहीं जा रही, वो जा रही है आपके आईएसपी से। यानी कि अगर किसी ने आपको पकड़ना है तो वो आपके आईएसपी को पकड़ेगा। आईएसपी कहेगा यार इस पोर्ट पे किसकी रिक्वेस्ट थी, अच्छा यार इस गली में थी, इस गली में हमारा ये एफटीपी का सर्वर लगा हुआ है, इस तरह उसको रिक्वेस्ट पहुंचेगी। ठीक है,
अब ना अब आप ये सोचो कि यार ये पोर्ट किस तरह पोर्ट है, तो पोर्ट से किस तरह पोर्ट जो होता है ना, देखो राउटर जो है ना, राउटर के पास एक नेट का टेबल होता है। एक आप एक ये समझ लो, एक टेबल है राउटर के पास, इसी तरह का एक टेबल है। अब वो राउटर के पास ये होता है कि वो टेबल पे ना अगर जो भी पोर्ट है ना, उससे उससे जो है ना वो मैच करता है जो आपकी सोर्स की आईपी होती है। सोर्स की आईपी मतलब जो अभी हमने दिया ना, हमने इसको ये वाली आईपी थी, ये वाला पोर्ट दिया था, तो वो इसके साथ जोड़ देगा, वो मैपिंग करेगा। और वो जैसे ही आपको पता लग जाएगा, उसको आईएसपी को उसी टाइम पता लग जाएगा कि यार ये इस बंदे ने रिक्वेस्ट किया। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, चलो होम का आर्किटेक्चर क्या होता है। यानी कि ये कोई भी नहीं बताता यार, ये मतलब ना आपके घर में एक राउटर या एक वाईफाई लगा हुआ है, वो किस तरह पूरे इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके घर में एक राउटर है, एक वाईफाई है, वो किस तरह पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट। अब आपके पास एक आईपी होम जो इंटरनेट होता है ना, वो सबसे पहले आता है आईएसपी प्रोवाइडर के, आईएसपी के राउटर के पास। यानी कि ये एक मेन राउटर होते हैं, यानी कि ये बहुत बड़े बड़े। अब जिस तरह पीटीसीएल है ना, पीटीसीएल ना मल्टी ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्टेड है, मल्टी ब्रॉडबैंड, ठीक है, बैंड। ये जो है ना, ये मेन सोर्सर है, यानी कि ये मेन तारों से ये कनेक्ट होता है। ये वो मछली वाली तारों के साथ होता है मल्टी ब्रॉडबैंड, ठीक है। अब इसके साथ ना पीटीसीएल कनेक्टेड है, इसके साथ बाकी ये छोटे छोटे फाइबर क्लाउड या स्ट्रॉन्ग फाइबर, जो भी आपने नाम सुने हैं, वो मल्टी ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये एक मेन राउटर होता है, ठीक है। इसके बाद ना एक होम राउटर आता है, यानी कि नहीं, इसके बाद आप ये कर लो कि इसके बाद जो है ना, ये छोटे छोटे राउटर होते हैं ये। फिर उससे भी ना, फिर उसके बाद जो है ना होम राउटर आते हैं, यानी कि हमारे घर के राउटर्स आते हैं। और फिर नहीं, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद ना लोकल जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, हाँ हमारा होम राउटर आया। और फिर उसके बाद जो हम अपने मोबाइल पे जो नेट चलाया होता है वो 192.168 जो भी होता है ना। अब आप ये सोचोगे कि ये जो राउटर है मल्टी ब्रॉडबैंड है, इसकी कोई आईपी होगी, मतलब 19 जो भी होगी 172, ठीक है। फिर इससे नीचे वाले की एक आईपी होगी, फिर इससे नीचे वाले की आईपी होगी। तो अब मैं किस तरह, अब इनको पता लग रहा है, अब इनको मेरा किस तरह पता लग रहा है कि ये किस तरह, ये आपस में ना नेट टेबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये जो है ना, ये सबसे ऊपर वाला है, ये एक आईपी, ये आईपी के साथ ना एक इस तरह 2 1 का पोर्ट देगा, 1 2 का, चलो 1 का पोर्ट देगा। ये ना 1 का पोर्ट देगा पीटीसीएल को, ये 2 का पोर्ट देगा फाइबर क्लाउड को, ये 3 का पोर्ट देगा, इस तरह। अब क्या होगा, अब अगली जो रिक्वेस्ट होगी वो भी पोर्ट लगा के देगा, वो भी पोर्ट लगा के देगा, इस तरह पोर्ट लगे हुए हैं। और पोर्ट जो है ना, वो नेट के एक टेबल से मैप हुए हैं। मतलब नेट का टेबल मतलब है एक टेबल में लिखे हुए हैं कि यार इसको ये रिक्वेस्ट है, इसको ये रिक्वेस्ट है, इसको ये रिक्वेस्ट है। तो इस वजह से ना आपको पहचानना भी बहुत आसान होता है कि आप किस जगह पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किधर जा रहे हो। अब आप ये सोचोगे 192.168.1.1 ये किस तरह मिलते हैं। मतलब कि आपका आईएसपी आपको एक एक डिवाइस को तो नहीं देता ना 192, लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा फिर ना आप कहो कि टेक्नोलॉजी की एक अच्छी बात है कि आपके मोबाइल या छोटे छोटे से मोबाइल, उसमें ऑटोमेटिक DHCP, ठीक है, ये होता है। DHCP जो होती है ना, ये क्या करती है, ये आपको ना ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ऑटोमेटिकली, जोन सी आपके पास ना आईपी फ्री होती है ना, वो आपको लगा देती है 192.168. ये मतलब ऑटोमेटिकली आपको दे देती है, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट को आईपी रिक्वेस्ट अलाउ करती है, ठीक है। ये मतलब प्रोवाइड, ये जो है ना आईपी प्रोवाइड करती है टोटल। फिर ना अब आपको ना सब नेट की ना मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। अब पता है क्या, IPv4 होता है। अब ना मैं थोड़ा सा, यार ये मेरे से ना ये पेन यूज़ ही नहीं हो रहा, वरना मैं ज़्यादा बताता। अब ना एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। IPv मैंने डाला ही नहीं, बारह IPv4 और IPv6 होता है ना। IPv4 में ना रिक्वेस्ट टोटल होती हैं आपकी, IPv4 में रिक्वेस्ट टोटल रिक्वेस्ट, चल जल्दी करो, टोटल मैंने नहीं लिखा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ना टोटल रिक्वेस्ट। यार ये 30, ये ना अराउंड अबाउट इतनी होती है। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और 100 करोड़, मतलब 400 करोड़ तक रिक्वेस्ट। लेकिन हम लोग पाकिस्तान क्या, मतलब पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा लोग हैं, और हर बंदे के पास एक मोबाइल थोड़ी है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास 50 चीज़ें हैं। तो ये फिर कम हो जाती हैं।
IPv4 फिर अब इसका हल क्या निकाला? अब इसका हल निकाला IPv6। IPv6 में इससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसमें 2⁻64 होते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन वो इतना यूज़ नहीं होता। क्यों? क्यों? जब जब हमारी तादाद ज़्यादा है तो IPv4 किस तरह इस्तेमाल होता है? ये होता है सब नेट के थ्रू। अब सब नेट में क्या हो रहा होता है? सब नेट में मैं बताता हूँ। सब नेट में ना ये होता है कि आपकी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो मतलब आपका जो मैंने जिस तरह बताया कि ब्रॉडबैंड, बड़े ब्रॉडबैंड से छोटे ब्रॉड, अब ये छोटा ब्रॉडबैंड होता है ना, ये क्या करता है, ये लोकल को ना, जो लोकल होती हैं उसको दोबारा से IPv4 दे देता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके घर में भी राउटर लगा देता है, तो वो भी एक सब नेट बना देता है, नेट के अंदर एक नेट बना देता है, उसको भी इतनी रिक्वेस्ट का अलाउड कर देता है कि 256। अब हर गली के अंदर ना वो एक एक डिवाइस ही लगा देते हैं, इस तरह की एक डिवाइस ही लगा देते हैं, वो जो खंबा होता है उस पर लगा देते हैं। अब वो ना इसमें इसको अलाउ करता है 256 डिवाइसेस कनेक्ट करने का। तो क्या होता है, वो फिर राउटर की रिक्वेस्ट आ रही होती हैं 20-30 जितनी भी राउटर्स की रिक्वेस्ट आती हैं उस पर, तो वो आपको ये देखो, अब ये नेट के अंदर एक नेट है, सब नेट है, इस वजह से हमारा IPv4 भी चल जाता है, इस वजह से 192.168 पॉइंट फलाना भी चल जाता है। ये पोर्टिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ना यहाँ पे ना एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा ना, ठीक है। अब ना जो इंटरनेट है ना वो केबल्स के थ्रू चलता है, फाइबर की केबल्स होगी या कोई भी केबल्स होगी, और ये जो होती है ना, ये जो है ना उसके अंदर से गुजर रही होती हैं, समंदर के अंदर से। लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करते हैं, जी समंदर के अंदर से गुजर रही है, वो चक लगाना लाजमी था, लेकिन यार लग सकती है, ठीक है, क्यों नहीं लग सकता? इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, देखो एक तार है ना, तार पे कुछ ना कुछ तो हो सकता है, समंदर के अंदर पड़ी हुई है, तो वो बड़ा एक मसला है। लेकिन अब उसी थ्रू ना हम कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है, यहाँ पे बात आती है एलन मस्क की। एलन मस्क साहब एक स्टोरी डाल रहे हैं कि जी मैं सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करूँगा और उसकी स्पीड होगी 54 GB, अब या जितनी भी GB होगी। अब इसमें मसला क्या है? अगर आप सोचो तो मसला क्या क्या ही मसला होगा, लेकिन बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि आपका सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट की तरह थोड़ी है, मतलब कि उसकी सैटेलाइट यहाँ पे है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उसकी सैटेलाइट तक मेरा सिग्नल जाएंगे, फिर सिग्नल वापस आएंगे, कितना लैग आएगा, यानी कि 10 GB की स्पीड ऊपर तक पहले पहुँचेगी, फिर उधर से रिस्पॉन्स आएगा, ये बहुत लैगी है। मतलब कि आप समझ लो ना कि बहुत स्पीड होगी इंटरनेट, नहीं यार, ये डाउनलोडिंग के लिए सिर्फ अच्छा होगा। देखो अगर तुमने डाउनलोड करना है कोई चीज़, तो फिर आपको नहीं फ़र्क पड़ता कितनी दूर से जाती है, एकदम से आ जाए तो हमें फ़ायदा है। लेकिन अगर इस तरह हो कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, अब आप इंतज़ार करोगे कि वो उसकी रिक्वेस्ट ऊपर जाए फिर वापस आए, इतना लैग, इस ये गेमिंग के लिए नहीं अच्छा। गेमिंग में आपको पता है फुल रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है, उसी टाइम। लेकिन वो ये कहते हैं कि वेदर पे भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत मुझे तो इसमें थोड़े से इश्यूज लगते हैं, ठीक है। फिर भी मतलब मैं अपनी इंफॉर्मेशन, मैं अपना इल्म शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही ठीक हूँगा, लेकिन आई थिंक सो इट वुड बी मतलब एक गलत ही होगा कारण। अब यहाँ पे ना एक और बात भी मैं शेयर करता हूँ, VPN क्या होती है, DNS क्या है, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जिस यार लोग बताते ही नहीं है भाई, जो लोग शेयर ही नहीं करते इन्फॉर्मेशन। लोग किच 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 TCP OCI, ये क्या बात है भाई, आप इंटरनेट के बारे में बताओ। हाँ, अब VPN क्या होती है? VPN आपकी एक IP है, ठीक है, 192 या जो भी IP है, ठीक है, 192 तो नहीं है, मतलब आपको अब पता लग गया ISP वाली IP है। अब वो क्या करेगी, वो रिक्वेस्ट करेगी एक सर्वर को, वो एक सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी। यहाँ पे ये US में एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, US में हमारी ISP रिक्वेस्ट करेगी। ISP हमारी मतलब ISP मतलब हम लोग ISP का लिंक लेकर और एक पोर्ट लेकर US के एक सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है, तो अब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से होंगी सारी। अब क्या होता है, अब आप इसके थ्रू कुछ भी खोल सकते हो जो कि आपके मुल्क में बैन है, ठीक है। अब लेकिन क्या है, लेकिन मसला यहाँ पे क्या है, मसला यहाँ पे है कि आप
आप क्या समझ रहे हो कि आप फुली एनोनिमस हो गए हो, आपको कोई नहीं पहचान सकता? नहीं, आप यूं पकड़े जा सकते हो, यूं। क्यों? आपकी आईएसपी है ना, आपने आईएसपी पे देखेगी कि यार इसने किधर रिक्वेस्ट किया, वो कहेगा यार इस जगह पे रिक्वेस्ट किया, यूएस के किसी सर्वर में। अगर आपको किसी ने पकड़ना है तो वो यूएस के सर्वर को पकड़ेगा, वो कहेगा यार इस सर्वर को पकड़ो, क्यों नहीं, ये क्या मसला है इसको। तो वो गवर्नमेंट के लिए ही होते हैं, जो वीपीएन सर्वर होते हैं इनके लिए लाजमी होता है, ये गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कि अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे आपको। तो वो बताते हैं कि यार ये बंदा इधर इधर, इसलिए वीपीएन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर इसमें एक बात आती है डीएनएस भी, मैं बता देता हूँ डीएनएस क्या होता है। यार डीएनएस ना एक नेम टेबल होता है, बस सिंपल सी बात है, यानी कि आपकी एक आईपी है ना, आपकी आईपी को एक नाम देने के लिए डीएनएस इस्तेमाल होता है, बस इतनी सी चीज़ है, इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। इसको मैं नाम दे दूँ haris.com, बस, मतलब अंडर द हुड यही इसी पे रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन क्या है, बाहर क्या नाम आ रहा है, haris.com, बस इसका नाम है डीएनएस। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉक्सी भी यार, मैं थोड़ा सा प्रॉक्सी, हाँ प्रॉक्सी यार ये करती है कि अगर आपके ना प्रॉक्सी, मैं 2 सेकंड, मुझे थोड़ा सा भूल भी गया ना प्रॉक्सी को, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट देख लेता हूँ मैं। प्रॉक्सी मीनिंग थोड़ा सा मैं ना, अरे हाँ प्रॉक्सी, व्हाट इज़ प्रॉक्सी, ठीक है 2 सेकंड मैं आपको साथ बता दूँ ना, मतलब मैं तो मुझे तो याद आ जाएगा, आप लोगों को हो सकता है मुश्किल हो। व्हाट इज़ प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी ये भी वही है, ठीक है। देखो वही बताया कि इसने प्रॉक्सी और वीपीएन एक जैसे हैं, लेकिन वीपीएन जो है वो आपका इनक्रिप्ट भी करता है डाटा, ठीक है, ठीक है। ये लेकिन फास्टर होते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में प्रॉक्सी कभी कोई काम नहीं किया इसने, बस ऐਵੇਂ ही मैं अपनी सच बात बताता हूँ, मुझे कोई इसका इतना ख़ास मैंने इसलिए कभी यूज़ भी नहीं किया। अब एक और कॉन्सेप्ट, चलो वीपीसी जो है ना, वीपीसी ना, अब आप अगर आप डेवऑप सीख रहे हो ना तब इम्पोर्टेंट है, तो ये आगे ही आप पढ़ो, ठीक है। ये नेटवर्किंग से अलग फील्ड हो जाएगी, ये है कि यार आप खुद अपना ना एक प्राइवेट क्लाउड बनाओ, वर्चुअल एक क्लाउड पर, लेकिन ये एक महंगी भी चीज़ है, और दूसरी बात है अभी हम इंटरनेट को जान रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। अब मैं थोड़े से प्रोटोकॉल्स का बता देता हूँ यार। HTTP जो है ना, ये सबसे बकवास पोर्ट है, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट कुछ इस तरह करके ना, TTP, ये जो है ना, ये प्लेन टेक्स्ट को दिखाता है और ये सिक्योर नहीं होता, इसमें ये जो ताला सा बना हुआ है ना, ये ताला नहीं होता। इस वजह से ना इसका डाटा जो होता है ना, ब्रीच बहुत आसान होता है। ये जो पुराने ज़माने में कहते हैं ना जी हम बहुत बड़े हैकर हैं और ये, उस टाइम HTTP होता था, रिक्वेस्ट डायरेक्ट जाती थी। HTTP को हैक करना कोई अजाब है? उसमें तो डायरेक्ट आपके साथ ही आपको नज़र आ जाती है कि आपका पासवर्ड क्या जा रहा है, क्या आपका ईमेल जा रही है। यार पुराने ज़माने में क्या ही था मुश्किल, फेसबुक का पासवर्ड और आप ईमेल लिखते थे और आप मतलब किसी को ईमेल और पासवर्ड पता था, वो लॉगिन कर लेता था। आज करके दिखाओ ना, आज गूगल नहीं हैक होता, क्यों? आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। आज इतने मसले होते हैं, ठीक है। ये पुरानी ज़माने की बातें अच्छी लगती थी। फिर आता है HTTPS यार इनक्रिप्ट करता है, मतलब अगर आपने कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी है ना, वो आपका पासवर्ड को ना किसी और ABO यूं करके ना 256 वर्ड्स में कन्वर्ट करके भेजेगा, तो इससे आपका जो है ना डाटा इनक्रिप्ट रहता है। इसमें ये अच्छा पोर्ट होता है, ठीक है। HTTP जो है ना 80 के पोर्ट पे, 80 पे ना रन होता है, पोर्ट 80 पे, ठीक है। और जो HTTPS है वो 443 पे रन होता है, ठीक है। ये बस एक वैसी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। इसी तरह यार FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP होता है, ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल्स का मतलब ये होता है जब आप कोडिंग कर रहे हो या आपका कोई मसला आ गया, या आपको जब पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ गई है ना, तो आपको पता होना चाहिए यार किस पर्पज़ के लिए कौन सा यूज़ होता है। अब FTP क्यों यूज़ होता है फॉर इंस्टेंस, अब आप सोचोगे FTP क्यों यूज़ होता है। देखो एक सर्वर है, एक मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है, सर्वर को छोड़ो, वर्चुअल मशीन बनाई है, ठीक है। मैंने एक
वर्चुअल मशीन बनाइए, इसको मैंने अपनी कंप्यूटर के साथ जोड़ना है, ठीक है, मतलब अपनी कंप्यूटर की फ़ाइल इसके अंदर सेंड करनी है। किस तरह करूँगा बताओ ना, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से किस तरह कनेक्ट करूँगा, मेरे पास तार नहीं है, ठीक है, मेरे पास तार नहीं है, मैं क्या करूँगा। अब आप कहोगे यार गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो, तो वो कर दो, नहीं, अब हम करेंगे एफ जो है ना वो छोटी डिवाइसेस में काम आता है, जो करीब होती हैं या जिनका कनेक्शन आपके लिए लेना, करीब से मुराद ये नहीं है, करीब से मुराद है कि जिसमें आपके पास SSH की कन्फिग्रेशन हो। SSH इतनी बड़ी बला नहीं है, ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, SSH हो, ठीक है, पोर्ट हो, होस्ट नेम हो, ये किसी जगह पे लाइव हो, 172 हो, मतलब इसकी IP वगैरह पता हो, ये एक थोड़ा सा सेटअप है, ठीक है, मैं इस वजह से आपको इसकी गाइडेंस इतना नहीं कर रहा। अगर आपने कभी करना हो, आप यूट्यूब पे सर्च करो FTP को मैंने कनेक्ट करना है, वो कहेगा अच्छा ठीक है, सांबा को कनेक्ट करना है, या आपने SMTP को कनेक्ट करना है, वो यूँ बताएंगे, यूँ विद इन मिनट्स। ऐसे ही मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब आपको मैं वर्चुअल मशीन्स का थोड़ा सा गाइड कर दूँ, वर्चुअल मशीन क्या किस तरह वर्क कर रही होती है। आपने कभी देखा AWS, मैं ये ना वैसे ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मेरा मेन मकसद है, मैं डेवऑप्स का कोर्स बना रहा हूँ ना। AWS क्या होती है, AWS ने ना अमेज़ोन बनाया, ठीक है, ये जो अमेज़ोन पे जिस तरह सेल्स वगैरह होती हैं, ये इन्होंने बनाया। मसला क्या आया, मसला ये आया कि यार ये सर्वर देखते थे, हमें सर्वर ख़रीदने पड़ते हैं, फिर उसको फिर अगर दूसरे सर्वर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लें, लेकिन उस टाइम कोई ऐसी सर्विस नहीं थी जो आपको रेंट पे सर्वर दे। आप क्या करते थे, आप ख़रीदते थे, फिर आपके पास पैसा होना चाहिए था सर्वर को मैनेज करने के लिए, तारें, कोई एक टेक्निकल पर्सन होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मसला है, कहने को तो बड़ा आसान लगता है लेकिन बहुत बड़ा मसला है ये, कि आप किस तरह सर्वर को ख़रीदोगे तब भी आपकी वेबसाइट लाइव होगी, वरना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वर हर टाइम। देखो, अगर आपने इंटरनेट पे कोई चीज़ डालनी है, मैंने आपको बताया DNS जो है वो क्या करता है, आपकी IP को चेंज कर देता है किसी और नाम से। अब अगर आपकी IP ही डाउन है तो किस तरह DNS लाइव होगा, तो आपका सर्वर हर टाइम ऑन होना था, ठीक है, उसमें हर टाइम इंटरनेट की एक्सेस होनी थी, तो ये बहुत बड़ा मसला था, ये बहुत बड़ी खच थी। तो इसलिए फिर AWS ने ना सर्वर्स को रेंट पे देना शुरू किया। उसने कहा कि हम सर्वर्स को रेंट पे देंगे और हम उसकी प्राइसिंग बताएंगे। अब उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया। अब आप सोचने की बात है कि AWS जो है वो किस तरह यार चला रहा है, वो किस तरह मुझ जैसे बंदे को एक सर्वर दे देता है रेंट पे, किस तरह दे देता है। मतलब उसने तो कोई 250 TB का एक वो लिया होगा ना, एक सर्वर लिया होगा, वो किस तरह मुझे दे देता है। मतलब अभी भी आपने देखा है यार, हमारे पास एक PC है, PC पे एक विंडो होती है, ठीक है, एक विंडो होती है, या एक लिनक्स होती है, या एक कुछ भी एक होता है, तो वो किस तरह आपको फुल दे देता है, फुल फ्लैज दे देता है आपको इंटरनेट। सोच रहे हो किस तरह दे देता है, नहीं दे सकता यार, वो उसकी मतलब फट जाएगी, ठीक है। तो वो किस तरह देता है, वो देता है, उसके पास एक होता है, एक आती है सर्वर्स के लिए हाइपर विजन, कुछ हाइपर विजन करके ना कोई नाम है उसका, मैं हाइपरवाइजर उसका नाम है। वो डिफरेंट होती हैं, ESXi, Hyper-V, KV, ये ना सर्वर्स में डाउनलोड होती है। जिस तरह हमारा विंडोज़ होता है ना, ये इसमें सर्वर में डाउनलोड होती है। अब ये सर्वर में डाउनलोड होती है ना, तो ये ना अलाउ करती है सर्वर के कुछ मतलब सर्वर के रिसोर्सेज को डिवाइड करना और उसमें मल्टीपल वो करना, OS करना जब ज़रूरत पड़े। यानी कि मैं हाइपर विजन में कह सकता हूँ 2 GB और रैम और 8 GB जो भी है ना स्पेस, वो अलहदा कर दो और उस पर विंडो कर दो, वो ये इतनी अलहदा कर दो, उसमें ये कर दो, उसमें ये कर दो, उसमें ये कर दो। तो इस तरह जो है ना, जो है आपकी वर्चुअल मशीन आपको अलॉट होती है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मैं वैसे जनरल बात बताता हूँ, वो क्या करते हैं, वो ना वर्चुअल मशीन को तो ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं यार मैंने अपने AWS से वर्चुअल मशीन डिलीट कर दी, ठीक है, लेकिन मेरा बिल आ गया। किस तरह बिल आया, आपने स्टोरेज नहीं डिलीट की, क्योंकि आपने स्टोरेज नहीं डिलीट की। AWS क्या आपका पुफ्फी दबूतर है जो आपको स्टोरेज फ्री में देगा, वो आपकी स्टोरेज की वजह से आपके पैसे कट करेगा। लेकिन उसमें भी कुछ वेज होती हैं यार, आप उसके उनके ना हेल्प सेंटर से कहते हो यार मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, वो मान जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात नहीं। अब ये हाइपर विजन सर्वर्स के लिए, ठीक है।
अब होता है, एक होता है वी एम वेयर। ठीक है, वी एम वेयर क्या होता है? वी एम वेयर होता है यार, आपका अपना कंप्यूटर है, मेरा पीसी है, मैं पीसी के अंदर मेरे पास लिनक्स है, लिनक्स के अंदर एक मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, एक मैं एक डिवाइस, एक चीज़ को डाउनलोड करूंगा, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा। वो क्या करेगी, वो मुझे अलाउ करेगी कि मैं अपने पीसी के अंदर कुछ थोड़ा सा डाटा रख के मतलब थोड़ी सी रिसोर्सेज को सेट करके उस पर अलग-अलग सिस्टम कर सकूँ। अब आप कहोगे यार हाइपरविजन क्यों नहीं करते सर्वर, ये वर्चुअल मशीन क्यों नहीं कर लेते सर्वर्स? क्योंकि आपका ना डाटा जो आप चाह रहे होते हो कि यार हमारी स्पीड सबसे ज़्यादा हो। अब देखो, अब ये लिनक्स है, नीचे लिनक्स है, फिर ऊपर वर्चुअल मशीन है, मतलब खच है ना, अगर डायरेक्टली वो हो तो अच्छा रहता है। फिर ये, फिर उसके बाद यार आपको मैंने इतनी ज़्यादा बातें बता दी हैं। अब यार नेटवर्क फिर आपको एस एस डी, हाँ एस एस डी यार, एस एस डी और एच डी डी ये नेटवर्क से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये वर्चुअल वर्चुअल का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, लास्टली बस अब आपको यार सारा कुछ पता है, जितना जितना आपके लिए इंटरनेट को जानना लाजमी है ना, वो आपको पता है। अब आप एक चीज़ मैं आपको, चलो मैं बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस आप एनोनिमस होना चाहते हो, मतलब इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत करते हो, इसलिए यार कि बहस की दूँ मेरा डाटा है, क्यों क्यों किसी को पता नहीं। तो आप सोचोगे यार मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट, अगर मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताऊँ ना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक राह है, और वो ये है कि आप किसी और का मोबाइल लो। ठीक है, अब उसका मोबाइल है आपके पास, उसका मैक एड्रेस उसका होगा, उसके नाम पे ये सारी डिवाइस है। ठीक है, फिर इंटरनेट आपने कभी भी अपने घर पे नहीं लगाना। ठीक है, फिर आपने ये किसी पब्लिक नेट से कनेक्ट कर दिया, ये फ़ोन पब्लिक नेट से ही कनेक्ट हुआ। फिर इस फ़ोन में जो भी सिम कार्ड है वो किसी और की है, क्योंकि सिम भी आपको आपकी लोकेशन डिटेक्ट कर रही होती है। फिर जीपीएस या मैक एड्रेस से कुछ भी जो है ना वो आपका नहीं है। फिर अगर आपने कुछ भी करना है, आप वीपीएन लगा के कनेक्ट कर रहे हो, पकड़ा तो जाएगा कोई ना कोई, लेकिन आप नहीं पकड़े जाओ। ठीक है, और ये लेकिन वो है कि यार ये मतलब ना कोई वो मतलब मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल नहीं अप्रोच, लेकिन कुछ होते हैं ना पागल से बंदे कि यार नहीं नहीं मेरी सिक्योरिटी मैं मर जाऊँगा, तो उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और सेकंड बात अब टॉर का भी बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं जी हम डार्क वेब को एक्सेस करते हैं थ्रू टॉर। अब टॉर क्या होता है? टॉर ना आपकी आईपी को एक बंदे के साथ कनेक्ट किया, उस बंदे की किसी और के साथ कनेक्ट किया, उस बंदे को किसी और के साथ कनेक्ट किया, ये 5-6 लोगों के साथ कनेक्ट करके आपको उसने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया, इसलिए आप आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे। बट मैंने आई स्टिल बट ना इसमें इसमें ना यहाँ पे मसला आता है। इसमें अब आपकी ना आईपी नहीं पहचानी जा रही। ठीक है, आईपी नहीं पहचानी जा रही, लेकिन जब आप डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हो ना, डार्क वेब में ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो ना आपके मोबाइल में आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वायरस डाल और अगर उसने वायरस डाल दिया, अगर उसने कोई चीज़ आपकी डिवाइस के अंदर डाउनलोड कर दी, अंदर आ गई, क्योंकि टॉर तो है वो तो इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपकी डिवाइस के अंदर कोई चीज़ आ गई, फिर आप जो है ना वो अनोनिमस नहीं रहोगे। बात समझ रहे हो? इसके लिए भी लोगों ने हल निकाले होते हैं। लोग कहते हैं जी हम यूएसबी जो है ना, यूएसबी के अंदर ही क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। वो बड़े फनकार होते होंगे, भाई मुझे जितना पता है मैंने आपको बता दिया। अब आपको टॉर का भी पता लग गया, आपको वीपीएन का भी पता लग गया, आपको काफ़ी चीज़ों का पता लग गया। यहाँ पे मैक एड्रेस का भी बता, तो मैक एड्रेस जो होता है ना वो हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है। मैक एड्रेस ये ना एक बड़ी फर्म होती है, वो डिफ़ाइन करती है कि एक डिवाइस, एक समझ लो हुआवे है, वो वो जो है वो इतने डिवाइसेस को ए बी सी करके जो भी होता है ना वो दे सकती है। इस तरह डिवाइसेस डिटेक्ट हो जाती हैं। अब देखो आपकी डिवाइस भी डिटेक्ट हो सकती है मैक एड्रेस से। ठीक है, अब मैंने आपको वीपीएन का बता दिया, टॉर का बता दिया, और क्या चीज़ रह गया। आई थिंक सो इट्स इनफ। मतलब अब आपको
हर चीज़ का तो पता लग गया यार, वीपीएन का पता लग गया, प्रॉक्सी क्या होती है, फिर आपको डीएनएस का पता लग गया, आईपीस किस तरह वर्क करती हैं, सबनेट क्या होते हैं, टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल क्या है, ठीक है, आईपी किस तरह काम करती है, सर्वर्स किस तरह काम करते हैं, वर्चुअलाइजेशन किस तरह होती है। और तो यार आई डोंट थिंक सो इसमें और कुछ जानने के लिए ज़रूरत है। हाँ नेटवर्क फिर स्पीड आ जाती है, नेटवर्क की स्पीड किस तरह वर्क करती है यार, वो तो मतलब आप आंखें बंद करके सोचोगे ना तब भी आपको समझ आ जाएगी यार, तारों में किस तरह कॉपर की तार होती है, बिजली ज़्यादा तेज़ पास होती है, इसी तरह फाइबर फाइबर होगा तो उस तरह तेज़, जितनी तेज़ ट्रांसफ़र होगी वो उतनी तेज़ आपको इंटरनेट आएगा। फिर आपकी आईएसपी ने सेटिंग की होती है, भाई इस बंदे को इतना दोगे, इस बंदे को इतना देंगे, और ये है बस, सिंपल सी चीज़ें हैं यार। मुझे टॉर टॉर के बाद कुछ रहता है तो मैं बता दूँ। अ, बस ठीक है, आई होप यू लाइक इट, और अगर लाइक अच्छी लगी है तो यार